उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। वो कोड बॉक्स लेकर कहाँ गया और ये कैसे पता चला कि कोड बॉक्स डॉक्टर कासिम ने ही चोरी किया है? कॉटर ने हैरत भरे लहजे में कहा। डॉक्टर ग्रे के स्पेशल रूम में डॉक्टर कासिम के सिवा किसी को आने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर ग्रे डॉक्टर कासिम पर इंतहाई एतमाद करता था, इसलिए डॉक्टर कासिम को इस हद तक इख्तियारात दे रखे थे कि वो इसकी गैर मौजूदगी में भी इसके रूम में जा सकता है। इसका कंप्यूटराइज सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकता था। जिस दिन डॉक्टर ग्रे के सेफ से कोड बॉक्स गायब हुआ था, इस रोज़ डॉक्टर ग्रे छुट्टी पर था और लेबॉर्ट्री की इंतज़ामिया के बयानात के मुताबिक डॉक्टर कासिम ही डॉक्टर ग्रे के रूम में रहा था और फिर वो डॉक्टर ग्रे के रूम से निकलकर लेबॉर्ट्री से फ़ौरन निकल गया था। उसके बाद से वो अब तक लापता है, चीफ ने कहा। तो उसे ट्रेस करने की कोशिश नहीं की गई? कॉटन ने पूछा। सेफ से कोड बॉक्स गायब होने का इल्म दूसरे रोज़ डॉक्टर ग्रे को हुआ था, जो वो अपने रूम में गया था। उसने कमरे में गड़बड़ महसूस करते हुए अपना खुफिया सेफ खोला तो वहाँ से कोड बॉक्स नहीं मिला था। डॉक्टर कासिम को इस वक्त तक लेबॉर्ट्री से निकले हुए कई घंटे गुजर चुके थे। डॉक्टर ग्रे ने आला हुक्काम को कोड बॉक्स के गायब होने की इत्तला दी तो हर तरफ खुलबुली सी मच गई। प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर लेबॉर्ट्री में फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजा गया। इस टीम ने वहां से जो सबूत इकट्ठे किए, इनसे यही बात सामने आई थी कि सिर्फ डॉक्टर कासिम ने ही खोला था और वही कोड बॉक्स ले गया है। फिर डॉक्टर कासिम की तलाश शुरू हुई, लेकिन वो अपनी रिहाइशगाह पर नहीं था। इसकी तलाश के लिए पूरा शहर सील कर दिया गया, लेकिन वो ना मिला। डॉक्टर कासिम की तलाश का काम एक्रीमिया की एक ताकतवर और तेज़ रफ्तारी से काम करने वाली ब्लैक एजेंसी को सौंपा गया था। ब्लैक एजेंसी ने डॉक्टर कासिम को तलाश करने के लिए नाराग समेत पूरे एक्रीमिया की चेकिंग शुरू कर दी, लेकिन डॉक्टर कासिम यूँ गायब हो गया था जैसे गधे के सर से सींग। इसके बाद जब डॉक्टर कासिम की तलाश के लिए ब्लैक एजेंसी ने अपना दायरा कार दूसरे ममालिक में फैलाया तो उन्हें चंद ममालिक से ऐसे सबूत मिले जिनसे उन्हें पता चला कि डॉक्टर कासिम ने रूप बदल कर मुख्तलिफ ममालिक में सफ़र किया था। वो एक्रीमिया से पालैंड से कॉस्टिया और फिर कॉस्टिया से होता हुआ रूसिया और फिर वहाँ से काफ्रिस्तान पहुँचा था। काफ्रिस्तान से उसने पाकिस्तान का सफ़र किया था। उसके बाद उसके सफ़र के बारे में मज़ीद कुछ तफसीलात सामने नहीं आई हैं, जिससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि डॉक्टर कासिम पाकिस्तान पहुँच चुका है और चूँकि इसका ताल्लुक पाकिस्तान से ही है, इसलिए यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उसने कोड बॉक्स पाकिस्तान के लिए ही हासिल किया है। एक्रीमिया ने डॉक्टर कासिम की बाजियाबी और इससे स्पेशल लेबॉर्ट्री से चोरी किए गए कोड बॉक्स के हसूल के लिए सिफारती तौर पर पाकिस्तान को कई मुरासले जारी किए। एक्रीमिया के इस्तिदा पर पाकिस्तान हुकूमत ने भी अपने तौर पर डॉक्टर कासिम के पाकिस्तान में तलाश शुरू भी की है, लेकिन अभी तक वो भी डॉक्टर कासिम को तलाश नहीं कर सके हैं। डॉक्टर कासिम पाकिस्तान पहुंचकर न जाने कहाँ रोपोश हो गया है। आला हुक्काम डॉक्टर कासिम की तलाश और उससे कोड बॉक्स हासिल करने के लिए ब्लैक एजेंसी को ही पाकिस्तान भेजना चाहते थे, लेकिन ब्लैक एजेंसी चूंकि डॉक्टर कासिम की तलाश में खातिर कवार नतीजा हासिल ना कर सकी थी, इसलिए आला हुक्काम की तरफ से ये मिशन हॉट वाटर को सौंप दिया गया, जो एक्रीमिया की इंतहाई टॉप सीक्रेट एजेंसी है। इस एजेंसी का सरबराह सारगो था, जो रोड एक्सीडेंट में हलाक हो चुका है और इसकी जगह हॉट वाटर का चीफ मुझे चुना किया है। इसलिए ये मेरा एक्रीमिया के लिए फर्स्ट और इंतहाई अहमियत का हामिल मिशन है, जिसमें मैं हर सूरत में कामयाबी हासिल करना चाहता हूँ। मैंने हॉट वाटर के तमाम एजेंटों की फ़ाइलें देखी हैं। इन फाइलों में 2 ही एजेंट ऐसे हैं जो मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान में अपना मिशन मुकम्मल करने, डॉक्टर कासिम को तलाश करने और उससे कोड बॉक्स हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। इसलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। चीफ ने जवाब दिया। यस चीफ, आप बेफिक्र रहें, हम आपके इस एतमाद और भरोसे पर हर हाल में पूरा उतरेंगे और आपने हमें जो मिशन सौंपा है इसमें हर सूरत में कामयाबी हासिल करेंगे। हम पाकिस्तान में डॉक्टर कासिम तलाश करके उसे कोड बॉक्स हासिल करके ही लौटेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी हद तक क्यों ना जाना पड़े। कॉटर ने कहा। गुड शो, मैं भी यही चाहता हूँ, चीफ ने करख्त लहजे में कहा। यस चीफ, ऐसा ही होगा, कॉटर ने कहा। तुम क्यों खामोश हो लीजा? तुम्हारी खामोशी इस मामले में अदम दिलचस्पी की तरफ इशारा कर रही है, चीफ ने लीजा की तरफ देखते हुए कहा। उसके लहजे में करख्तगी के साथ साथ इंतहाई सर्दमहरी का अंसर भी शामिल था। नो चीफ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं इस मामले को गहराई से देखने की कोशिश कर रही हूँ, लीजा ने फौरन कहा। गहराई से? क्या मतलब? चीफ ने कहा। मैं सोच रही हूँ कि डॉक्टर कासिम जो कोड बॉक्स ले गया है, क्या वो इस बात से आगाह था कि अगर इस बॉक्स को गलत तरीके से खोलने की कोशिश की गई तो बॉक्स तबाह हो जाएगा और बॉक्स के तबाह होते ही उसमें मौजूद BRG और उसका फार्मूला ख़त्म हो जाएगा और इसके भी टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर वो इस बात से आगाह नहीं तो वो इस बॉक्स को खोलने की कोशिश कर सकता है
और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये भी तो मुमकिन है कि उसने बॉक्स को गलत कोड्स लगाए हों और बॉक्स ब्लास्ट हो गया हो। और आपने ये भी तो बताया है कि कोड बॉक्स में ब्लास्टिंग डिवाइस लगी हुई है जो गलत कोड लगने या बॉक्स को किसी और अंदाज में खोलने की वजह से ब्लास्ट हो जाएगी, तो इसके इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ के टुकड़े हो जाएंगे। ब्लास्टिंग डिवाइस से तो हॉट ब्लॉक्स के बने हुए एक बंद कमरे को भी तबाह किया जा सकता है। हो सकता है कि डॉक्टर कासिम ने हमाकत की हो और बॉक्स को खोलने की कोशिश की हो, जिसके नतीजे में डिवाइस ब्लास्ट हो गई हो और बॉक्स के साथ उसके भी टुकड़े उड़ गए हों। ऐसी सूरत में हम उसे कहाँ और कैसे तलाश कर सकेंगे? लीसा ने कहा। ओह वेरी गुड, तुम वाकई सही हो लीसा, तुमने मेरी तवज्जो अहम पॉइंट की तरफ मबसूल कराई है। इस पॉइंट के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। वाकई जिस तरह से डॉक्टर कासिम गायब है, इससे तो यही नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि इसने बॉक्स खोलने की कोशिश की हो और बॉक्स ब्लास्ट होते ही उसके भी टुकड़े उड़ गए हों। ऐसी सूरत में उसकी तलाश कैसे मुमकिन हो सकती है? गुड शो, रियली गुड शो, चीफ ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। अगर कोड बॉक्स ब्लास्ट हो चुका है तो इसके साथ यकीनन BRG, उसका फार्मूला भी ख़त्म हो गया होगा और डॉक्टर कासिम भी हलाक हो चुका होगा। हम जिंदा इंसान को तो तलाश कर सकते हैं, लेकिन मरे हुए इंसान को हम कैसे तलाश करेंगे? कॉटन ने होंठ चबाते हुए कहा। एक मिनट, मैं डॉक्टर ग्रे से बात करता हूँ। हो सकता है कि इस बारे में वो कोई और अहम बात जानता हो कि अगर कोड बॉक्स तबाह हो चुका हो तो उसकी तस्दीक कैसे मुमकिन है। चीफ ने कहा तो कॉटर और लीसा ने इस बात में सर हिला दिए। चीफ ने मेज पर पड़े हुए सुर्ख रंग के फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया और उसका रिसीवर उठाकर एक बटन प्रेस कर दिया। यस सर। राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से उसके पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई थी। स्पेशल लेबॉर्ट्री के इंचार्ज डॉक्टर ग्रे से बात कराओ फौरन, चीफ ने करख्त लहजे में कहा। यस चीफ, सेक्रेटरी ने मौतबाना लहजे में कहा तो चीफ ने रिसीवर को रिडलर पर रख दिया। अभी चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि सुर्ख रंग के फ़ोन की घंटी बज उठी तो चीफ ने हाथ बढ़ाकर फ़ौरन रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। स्पेशल लेबॉर्ट्री के इंचार्ज डॉक्टर ग्रे लाइन पर हैं चीफ, दूसरी तरफ से पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा और फिर रिसीवर में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। यस, डॉक्टर ग्रे बोल रहा हूँ, इंचार्ज ऑफ स्पेशल लेबॉर्ट्री। दूसरी तरफ से एक भारी लेकिन बलगम शुदा आवाज़ सुनाई थी। गॉस्कर बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ हॉट वाटर, चीफ ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। गॉस्कर, लेकिन हॉट वाटर का चीफ तो सार्गो था। दूसरी तरफ से डॉक्टर ग्रे ने हैरत भरे लहजे में कहा। सार्गो को चंद रोज़ कबल हार्ट अटैक हुआ था जो इसके लिए जानलेवा साबित हुआ। वो तभी इमदाद मिलने से पहले ही हलाक हो गया। इसकी जगह प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पर मुझे हॉट वाटर के चीफ के ओहदे पर फाइज कर दिया है, चीफ ने कहा, जिसका असल नाम गॉस्कर था। ओह, बहरहाल फरमाएं, कैसे फ़ोन किया? डॉक्टर ग्रे ने कहा। उसके लहजे में यकलख्त रूखापन आ गया था, जैसे वो मजबूरन गॉस्कर से बात कर रहा हो। आपकी तरफ से हॉट वाटर को कोड बॉक्स की जो फाइल भेजी गई है, मैं इस सिलसिले में आपसे चंद ज़रूरी मालूमात लेना चाहता हूँ, गॉस्कर ने कहा। अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं, मैं मसरूफ़ हूँ। आप मुझे 1-2 रोज़ बाद कॉल करें, मैं आपको अपने पास बुला लूँगा, फिर आप जो पूछेंगे बता दूँगा, डॉक्टर ग्रे ने खुश्क लहजे में कहा तो गॉस्कर ने गुस्से से होंठ भींच लिए। हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं डॉक्टर ग्रे। आपके लेबॉर्ट्री से एक्रीमिया का अहम तरीन असलहा, उसका फार्मूला गायब हुआ है, जिसे हुकूमत ने आपकी तहवील में दिया था। अगर आप हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे तो हम इस BRG और इसके फार्मूले को तलाश करने का काम नहीं कर सकेंगे। इस मामले में जितनी भी ताख़ीर होगी उसकी जिम्मेदारी आप पर आयद होगी और उसका आला हुक्काम को आप ही को जवाब देना पड़ेगा, हमें नहीं, गॉस्कर ने करख्त लहजे में कहा तो दूसरी तरफ चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। ठीक है, पूछें क्या पूछना है आपको, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट दे सकता हूँ, डॉक्टर ग्रे ने इंतहाई नागवाली से कहा। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें मुझे, गॉस्कर ने कहा। पूछें, डॉक्टर ग्रे ने कहा। आपकी तरफ से जो फाइल मुहैया की गई है, इस फाइल के मुताबिक कोड बॉक्स के बारे में बताया गया है कि अगर इस बॉक्स को ओपन करने के लिए गलत कोड्स लगा दिए जाएँ तो बॉक्स के अंदर लगी हुई ब्लास्टिंग डिवाइस एक्टिव हो जाएगी, जिससे बॉक्स खौफनाक धमाके से भर जाएगा और उसे खोलने वाले के साथ साथ बॉक्स के नज़दीक मौजूद तमाम अफराद के भी टुकड़े उड़ जाएंगे। फ़र्ज़ करें कि डॉक्टर कासिम, जिसने कोड बॉक्स चोरी किया है, इसने ऐसी गलती की हो और बॉक्स खोलने की कोशिश की हो जिसके नतीजे में बॉक्स ब्लास्ट हो गया हो, तो जाहिर है उसके साथ डॉक्टर कासिम के भी टुकड़े उड़ गए होंगे। ऐसी सूरत में हमें इस बात का कैसे पता चलेगा कि कोड बॉक्स और डॉक्टर कासिम सही सलामत हैं या गलत कोड लगाने से दोनों ख़त्म हो चुके हैं, गॉस्कर ने कहा। नहीं, कोड बॉक्स अभी तबाह नहीं हुआ है, डॉक्टर ग्रे ने जवाब दिया।
یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ گوسکر نے کہا۔ ڈاکٹر ڈگلس نے کوڈ باکس کے ساتھ مجھے ایک اور ڈیوائس بھی دی تھی تاکہ اگر کوڈ باکس غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو اس کی وجہ سے باکس بلاسٹ ہو گیا تو کم از کم انہیں اس بات کا علم ہو سکے کہ باکس واقعی ہی بلاسٹ ہو چکا ہے۔ وہ ڈیوائس میرے پاس ہے اور اس ڈیوائس پر مجھے ابھی تک ایسا کوئی کوشن نہیں ملا ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ باکس بلاسٹ ہو چکا ہے، ڈاکٹر گرے نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیوائس جو آپ کو ڈاکٹر ڈگلس نے دی وہ شارٹ رینج میں کام کرتی ہو۔ ڈاکٹر قاسم تو کوڈ باکس لے کر پاکیشیا نکل چکا ہے۔ اگر اس نے باکس وہاں تباہ کیا ہو تو کیا تب بھی آپ کے پاس موجود ڈیوائس میں باکس کے بلاسٹ ہونے کا کوشن آ سکتا ہے؟ گوسکر نے کہا۔ اس ڈیوائس کا دائرہ کار انتہائی وسیع ہے۔ کوڈ باکس دنیا کے کسی بھی حصے میں لے جا کر تباہ کیا جائے، اس کی تباہی کا کوشن اس ڈیوائس سے ضرور ملے گا، ڈاکٹر گرے نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ڈیوائس کو ڈاکٹر ڈگلس نے سیٹلائٹ سسٹم سے منسلک کیا تھا تاکہ باکس کہیں بھی بلاسٹ ہو تو اس کا کوشن مل سکے، گوسکر نے کہا۔ ہاں ایسا ہی ہے، ڈاکٹر گرے نے جواب دیا۔ کیا وہ ڈیوائس آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس ڈیوائس کو سیٹلائٹ ویوز کے ذریعے چیک کیا جا سکتا ہو اور ہم سیٹلائٹ سسٹم کے لنک چیک کرتے ہوئے اسے ٹریس کر سکیں کہ کوڈ باکس کہاں موجود ہے، گوسکر نے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ آپ سیٹلائٹ لنک سے پتہ لگا کر کوڈ باکس کو ٹریک کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر گرے نے چونک کر کہا۔ جی ہاں، اگر سیٹلائٹ سسٹم سے آپ کے پاس موجود ڈیوائس میں کوڈ باکس کے بلاسٹ ہونے کا کوشن مل سکتا ہے تو پھر ہم اس سسٹم کو ریسائیکل کرتے ہیں اور بیک ویو پوائنٹ پر سرچ کرتے ہیں کہ اس بات کا بھی پتہ چل سکتا ہے کہ کوڈ باکس کس ملک میں اور کہاں موجود ہے۔ اس میں ہمیں کچھ وقت ضرور لگے گا لیکن آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس عمل سے ہم آسانی سے کوڈ باکس تک پہنچ جائیں گے، گوسکر نے کہا۔ گڈ شو، واقعی آپ نے انتہائی ذہانت آمیز بات کی ہے۔ اس پوائنٹ پر تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ اگر سیٹلائٹ سسٹم اور ڈیوائس کے آؤٹ ریزز کو ریسائیکل کیا جائے اور ان ریزز کو سرچنگ سسٹم سے لنک کر دیا جائے تو اس سے کوڈ باکس کو سرچ کیا جا سکتا ہے۔ گڈ شو، واقعی سارگو کی طرح انتہائی ذہین ہے۔ وہ بھی انتہائی گہرے انداز میں سوچتا تھا اور ناممکن کو بھی ممکن بنا کر دینے کا فن وہ جانتا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ سارگو کے بعد ہاٹ واٹر کو آپ جیسا ذہین آدمی آسانی سے چلا سکتا ہے اور کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ گڈ شو، ڈاکٹر گرے نے اس بار بڑے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ تو کیا آپ مجھے وہ ڈیوائس دے رہے ہیں؟ گوسکر نے اپنی تعریف پر رد عمل ظاہر کیے بغیر سنجیدگی سے کہا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ اس ڈیوائس کو مائٹ پلس کہتے ہیں، آپ جب چاہیں مجھ سے لے سکتے ہیں، ڈاکٹر گرے نے کہا۔ میں آپ کے پاس اپنا ایک آدمی بھیج رہا ہوں، اس کا نام ایلمٹ ہے اور آپ کو ہاٹ واٹر اور میرے نام کا حوالہ دے گا۔ آپ مائٹ پلس اس کے حوالے کر دیں، وہ مجھ تک پہنچا دے گا، گوسکر نے کہا۔ اوکے، آپ اسے لیبارٹری بھیج دیں، ڈاکٹر گرے نے کہا تو گوسکر نے اوکے کہہ کر ریسیور کو رلٹر پر رکھ دیا۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے چیف کہ آپ نے ڈاکٹر گرے سے مائٹ پلس ڈیوائس منگوا لی ہے۔ اس ڈیوائس کی وجہ سے ہم واقعی آسانی سے کوڈ باکس کو تلاش کر سکتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو، کاٹن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اگر مائٹ پلس کا ذکر فائل میں ہوتا تو میں پہلے ہی اسے ڈاکٹر گرے سے منگوا لیتا اور اب تک ہمیں پتہ چل چکا ہوتا کہ کوڈ باکس کہاں ہے اور ڈاکٹر قاسم اسے لے کر پاکیشیا میں کہاں چھپا ہوا ہے، گوسکر نے کہا۔ کوڈ باکس ابھی تباہ نہیں ہوا، جس کا مطلب واضح ہے کہ ڈاکٹر قاسم نے ابھی تک اس باکس کو کھولنے کی کوشش نہیں کی ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس بات سے واقف ہیں کہ اگر اس نے کوڈ باکس زبردستی کھولنے کی کوشش کی تو کوڈ باکس بلاسٹ ہو سکتا ہے۔ باکس میں موجود PRG اور اس کے فارمولے سمیت وہ خود بھی ہلاک ہو سکتا ہے، لیسا نے کہا۔ ہاں، وہ ذہین سائنسدان ہے، اس نے کوڈ باکس ابھی پاکیشیائی حکومت کے حوالے نہیں کیا، شاید وہ پہلے خود کوڈ باکس کھول کر BRG چیک کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ کوڈ باکس سمیت چھپا ہوا ہے اور کوڈ باکس کے پرفیکٹ کوڈ ٹریس کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ وہ اپنی کوشش کو کسی بھی صورت میں رائیگاں نہیں جانے دے گا، اس لیے اس سے پہلے کہ وہ باکس کا کوڈ اوپن کرنے میں کامیاب ہو جائے تم دونوں کو ہر صورت میں اس تک پہنچنا ہے اور اس سے کوڈ باکس حاصل کر کے واپس لانا ہے، سمجھ گئے تم؟ گوسکر نے کہا۔ یس چیف، آپ فکر نہ کریں، ہم کوڈ باکس ہر صورت میں واپس لائیں گے، کاٹر نے کہا۔ ڈاکٹر قاسم کا کیا کرنا ہے چیف؟ کیا اسے بھی زندہ واپس لانا ہے یا؟ لیزا نے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اس نے ایکڈیمیا کے ساتھ غداری کی ہے اور غداری کی کیا سزا ہوتی ہے یہ مجھے تم دونوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس کا انجام انتہائی بھیانک ہونا چاہیے، ایسا انجام کے مرنے کے بعد بھی اس کی روح صدیوں تک بلبلاتی رہے، گوسکر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ ایسا ہی ہوگا چیف، ہم اسے انتہائی عبرتناک سزا دیں گے اور اس کی موت انتہائی خوفناک اور بھیانک ہوگی، کاٹر نے کہا۔
ओके, अब तुम दोनों जा सकते हो। डॉक्टर ग्रे जैसे ही मार्ट प्लस मुझे भेजेगा मैं वो डिवाइस तुम्हें भिजवा दूंगा। इस दौरान तुम दोनों पाकिस्तान जाने की तैयारी कर लो। गॉस्कर ने कहा तो इन दोनों ने अस्बात में सर हिला दिए, पर वो उठ खड़े हुए और गॉस्कर को मखसूस अंदाज में सलाम करते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। इमरान ने सफ्तर के फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर कॉल बेल पर उंगली रखी तो अंदर बेल बज उठी। कौन है? अंदर से सफ्तर की आवाज़ सुनाई दी। खुद ही पूछो कि बाहर कौन हो सकता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो अंदर से कटक की आवाज़ सुनाई दी और चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुल गया। इमरान साहब आप, सफ्तर ने कहा। दरवाज़ा खोलने से पहले बताना चाहिए था कि बाहर कौन है। अब दरवाज़ा खोलकर मुझे देखकर और पहचान कर बताने का क्या फ़ायदा, इमरान ने मुंह बनाकर कहा तो सफ्तर पे इख्तियारस पड़ा। अंदर आए, सफ्तर ने कहा तो इमरान सर हिलाता हुआ अंदर आ गया। सामने सोफे पर तनवीर बैठा हुआ था जबकि जूलिया और सालिया दिखाई नहीं दे रही थी। अखा चश्मे बदर फरसंदे अर्जुमंदे मियाँ तनवीर अख्तर खां भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। ज़हे नसीब जो सुबह सुबह इनका भी दीदार नसीब हो गया। तनवीर को देखते ही इमरान की ज़ुबान चल पड़ी। उसकी बातें सुनकर तनवीर एक तवील सांस लेकर रह गया। उसने उठकर इमरान से हाथ मिलाया और इमरान उसके सामने सोफे पर बैठ गया। ख़वादो कहाँ हैं? इमरान ने इधर उधर देखते हुए कहा। ख़वातीन का तो सुना है, ये ख़वादो क्या होता है? सफ्दर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बताया था कि यहाँ जूलिया और सालिया मौजूद हैं, ये दो हैं। तुम इन दोनों को मैं ख़वादो ही कहूँगा, अगर तीन होती तो उन्हें ख़वातीन कहता। इमरान ने कहा तो सफ्दर भी इख्तियारस पड़ा। वो दोनों किचन में आपके लिए चाय बना रही हैं। सफ्दर ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों चाय बना रही हैं? क्यों, चाय बनाना क्या इतना ही मुश्किल काम है कि किचन में दो औरतों को काम करना पड़ता है? इमरान ने कहा तो सफ्दर एक बार फिर हंस पड़ा। तनवीर, तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि तुम कोई ख़ास बात बताना चाहते हो और इसी वजह से मुझे यहाँ बुलाया गया है। इमरान ने चंद लम्हे तवक्कुफ़ के बाद तनवीर से मुखातिब होकर कहा तो तनवीर ने अस्बात में सर हिलाकर उसे सारी तफसील बताना शुरू कर दी। क्या नाम बताया इस साइंसदान का तुमने? इमरान ने कहा, डॉक्टर कासिम। तनवीर ने कहा। उसी में जूलिया और सालिया एक ट्राली धकेलती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। इन दोनों ने इमरान को सलाम किया। ट्राली में चाय के साथ स्नैक्स और दूसरे लवाजमात भी थे। मैं सिर्फ चाय पीऊँगा, बाकी सब मुझे पैक करके दे देना ताकि दोपहर को लंच के तौर पर इस्तेमाल कर सकूं, क्योंकि सुलेमान ने पिछले कई माह की तनख्वाह ना देने पर मेरा दाना पानी बंद कर रखा है। मजबूरन मुझे इधर उधर से उधार मांग कर पेट भरना पड़ता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो सब भी मुस्कुरा दिए। क्या तुमने उसे सारी बात बता दी है? जूलिया ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। हाँ, तनवीर ने अस्बात में सर हिलाकर कहा। तो फिर क्या कहा है इसने? जूलिया ने कहा, मैंने क्या कहना है, डिप्टी चीफ तुम हो, तुम्हारा जो फैसला होगा वही इन सब का होगा। मैं तो वैसे ही बेचारा किस्मत का मारा हूँ, वो भी ऐसा जो ना 3 में होता है और ना 13 में। इमरान ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या हमें इस सिलसिले में चीफ से बात करनी चाहिए या नहीं? जूलिया ने कहा। तनवीर जिस फार्मूले और गन की बात बता रहा है ये वाकई इंतहाई अहमियत की हामिल है, इसलिए तो डॉक्टर कासिम गन और फार्मूला लेकर एक्रीमिया की स्पेशल लेबॉर्ट्री से फरार हुआ है। ये भी मुमकिन है कि कोड बॉक्स में BRG और उसके फार्मूले के हवाले से महज शोशा छोड़ा गया हो और इस बॉक्स में कोई और राज हो जो BRG और उसके फार्मूले से कहीं ज़्यादा अहमियत का हामिल हो। इमरान ने संजीदगी से कहा, हाँ ऐसा मुमकिन है। तनवीर ने अस्बात में सर हिलाकर कहा, डॉक्टर कासिम का कोड बॉक्स लेकर पाकिस्तान पहुंचना फिर अचानक गायब हो जाना भी किसी मुअम्मा से कम नहीं। अगर ये कन्फर्म है कि कोड बॉक्स में ताकतवर गन और उसका फार्मूला है और वो कोड बॉक्स उसने पाकिस्तान के ही लिए हासिल किया है तो उससे बॉक्स फौरी तौर पर आला हुक्काम के हवाले कर देना चाहिए था ताकि कोड बॉक्स के साथ साथ डॉक्टर कासिम की हिफाजत का भी बंदोबस्त किया जा सके। एक्रीमिया के लिए बॉक्स जिस अहमियत का हामिल दिखाई देता है, तुम्हारा क्या ख्याल है, उन्होंने डॉक्टर कासिम को तलाश करने के लिए यहाँ एजेंट नहीं भेजे होंगे? और एक बार डॉक्टर कासिम इन एजेंटों के हाथ लग गया तो फिर वो डॉक्टर कासिम का क्या हशर करेंगे, ये कहने और सोचने की बात नहीं। इमरान ने इंतहाई संजीदगी से कहा, तो फिर तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें डॉक्टर कासिम को बचाने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? जूलिया ने बेचैनी से कहा, मेरा ख्याल है कि हम इस मामले को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये गन आम गन नहीं है, वरना एक्रीमिया पाकिस्तान पर इतना दबाव न डालता कि हर सूरत डॉक्टर कासिम को तलाश करके उनके सुपुर्द किया जाए। और सबसे अहम बात यह है कि ना तो अभी तक एक्रीमियन एजेंट डॉक्टर कासिम को तलाश कर सके हैं और ना हमारी इंटेलिजेंस। अगर कोड बॉक्स आम होता तो डॉक्टर कासिम इस तरह छुपने की क्या ज़रूरत थी? तनवीर ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, मामला इतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। दाल में वाकई कुछ काला है, बल्कि मुझे तो सारी दाल ही काली काली सी दिखाई दे रही है। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा,
مجھے تو ایک فکر لاحق ہو رہی ہے، صالحہ نے کہا۔ کیسی فکر؟ صفدر نے کہا۔ جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ کوڈ باکس پر کوڈ لاک لگا ہوا ہے، غلط کوڈ لگانے پر کوڈ باکس تباہ ہو سکتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈاکٹر قاسم نے کوڈ باکس کھولنے کی کوشش کی ہو اور کوڈ باکس تباہ ہو گیا ہو، جس کے نتیجے میں ڈاکٹر قاسم بھی… صالحہ کہتے کہتے رک گئی۔ اوہو، یہ واقعی اہم پوائنٹ ہے۔ ممکن ہے ایسا ہی ہوا ہو، ورنہ ڈاکٹر قاسم کا اس طرح غائب رہنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر ہم اسے کہاں تلاش کرتے پھریں گے؟ جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ تلاش تو اسے بہرحال کرنا ہی پڑے گا، چاہے وہ زندہ ہو یا نہ ہو، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ لیکن کیسے؟ صفدر نے کہا۔ یہ معاملہ سادہ نہیں، مجھے اس معاملے کو خود دیکھنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی اس معاملے میں اپنے ساتھ رکھیں۔ ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر ڈاکٹر قاسم کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، صالحہ نے کہا۔ مل کر کام کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے طور پر اسے تلاش کرو اور میں اپنے طور پر اسے تلاش کرتا ہوں۔ البتہ ہم نے ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کر سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ یہ زیادہ مناسب رہے گا، جولیا نے کہا۔ ڈاکٹر قاسم کی تلاش کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہاں ڈاکٹر قاسم کی تلاش میں جو ایکریمین ایجنٹ آئے ہوئے ہیں ان سے ہمیں خود بھی محفوظ رکھنا ہے اور ڈاکٹر قاسم کو بھی ان کی پہنچ سے دور رکھنا ہے، عمران نے کہا۔ اگر ہم سے پہلے ایگریمین ایجنٹ ڈاکٹر قاسم تک پہنچ گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جولیا نے کہا۔ ہم کسی بھی حال میں ڈاکٹر قاسم کو ایگریمین ایجنٹوں سے بچانا ہے اور کوڈ باکس کسی بھی صورت میں ایگریمین ایجنٹوں کے ہاتھوں میں جانے سے روکنا ہے، عمران نے کہا۔ تب پھر ہمیں چیف سے بات کر لینی چاہیے، اس طرح ہم اپنے باقی ساتھیوں کو بھی ایکٹیو کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی ڈاکٹر قاسم کی تلاش میں ہماری مدد کر سکیں اور ایگریمین ایجنٹوں پر بھی نظر رکھ سکیں، جولیا نے کہا۔ ہاں، یہ مناسب رہے گا، عمران نے کہا۔ تو پھر تم چیف سے بات کرو گی یا میں کروں؟ جولیا نے کہا۔ مجھ سے زیادہ چیف تم پر بھروسہ کرتا ہے، تم اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرو گی تو مجھے یقین ہے کہ وہ انکار نہیں کرے گا۔ البتہ تم چیف کو یہ یقین دلا دینا کہ تم اور تمہارے ساتھی ملٹری انٹیلیجنس کے راستے میں آنے کی کوشش نہیں کرو گے، انہیں ویسے ہی کام کرنے دیا جائے گا جیسے وہ کر رہے ہیں، تم سب خاموشی سے اپنے طور پر کام کرو گے، عمران نے کہا۔ تب تو چیف کو واقعی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، جولیا نے کہا۔ تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس نے چائے ختم کی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب تم کہاں چل دیے؟ اسے اٹھتے دیکھ کر جولیا نے پوچھا۔ ہمیں اس معاملے پر دیر نہیں کرنی چاہیے، ایگریمین ایجنٹ یہاں ہیں تو ان سے کوئی بعید نہیں کہ وہ کیا کر گزریں۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈاکٹر قاسم کا کوئی سراغ لگائیں، ہمیں فوری طور پر ڈاکٹر قاسم کو تلاش کر کے اپنی تحویل میں لے لینا چاہیے تاکہ ان سے کوڈ باکس بھی حاصل کیا جا سکے اور ان کی حفاظت بھی کی جا سکے، اور یہ کام ہمیں آج سے بلکہ ابھی سے شروع کرنا ہوگا، عمران نے کہا۔ تو ان سب نے اسبات میں سر ہلا دیے اور عمران تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کوٹر اور لیزا پاکیشیا پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے دارالحکومت کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں اپنے لیے کمرے بک کرائے تھے اور بھی انہوں نے وہاں ایک روز ریسٹ کیا تھا، اور اس کے بعد کوٹر لیزا کو ہوٹل چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ گوسکر نے کوٹر کو ڈاکٹر گرے سے مائٹ پلس منگوا کر دیا تھا، جس سے لے کر وہ کوٹر اسپیشل سرچنگ سینٹر گیا تھا۔ اس نے اس ڈیوائس کے ذریعے کوڈ باکس کی سرچنگ کرنی شروع کی تھی۔ جدید سیٹلائٹ سسٹم سے اسے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ کوڈ باکس پاکیشیا میں ہے، لیکن اس سسٹم سے اس بات کا پتہ نہیں چل سکا تھا کہ کوڈ باکس پاکیشیا کے کس حصے میں ہے۔ کوٹر نے پاکیشیا سیٹلائٹ سے بھی ان ڈیوائسز کو لنک کیا تھا تاکہ کوڈ باکس کی صحیح لوکیشن کا پتہ چلا جا سکے، لیکن اس سلسلے میں اسے ناکامی ہوئی تھی۔ کوڈ باکس کی لوکیشن کسی بھی طرح ٹریس نہیں ہو رہی تھی، جس کے بعد کوٹر نے لیزا کے ساتھ فوری طور پر پاکیشیا پہنچنے کو ترجیح دی تھی۔ پھر وہ اس کے ساتھ پاکیشیا پہنچ گیا تھا۔ لیزا کو کوٹر پر بے حد غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ کئی گھنٹوں سے غائب تھا اور اس نے لیزا کو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے اور اس کی واپسی کب ہوگی۔ پھر 8 گھنٹوں بعد کوٹر واپس آیا تو وہ بے حد تھکا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے ساتھ انتہائی الجھن اور ناکامی کے تاثرات نمایاں دکھائی دے رہے تھے، جیسے وہ سارا دن بھاگ دوڑ کرتا رہا ہو اور اس بھاگ دوڑ کا کوئی نتیجہ نہ نکلا ہو۔ کہاں سے آ رہے ہو اور یہ تم نے اپنا حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ اسے دیکھتے ہی لیزا بری طرح سے پھٹ پڑی۔ تھوڑا سانس تو لینے دو، بری طرح سے تھکا ہوا ہوں، آتے ہی تم نے بھوپڑ مزاج بیویوں کی طرح ڈانٹنا شروع کر دیا ہے، کوٹر نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر صوفے پر یوں گر گیا جیسے اب اس میں مزید کھڑے رہنے کی سکت نہ ہو۔ لیزا اسے تیز نظروں سے گھور رہی تھی۔ گھور کیوں رہی ہو؟ کوٹر نے کہا۔ گھوروں نہ تو اور کیا کروں، حد ہوتی ہے کسی بات کی، مجھے یہاں اکیلی کمرے میں بند کر کے خود نہ جانے کہاں چلے گئے تھے، پورے 8 گھنٹوں سے میں یہاں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، لیزا نے غصے لے لہجے میں کہا۔
तो तुम्हें किसने कहा था कि कमरे में बंद होकर बैठी रहो, चली जाती कहीं सैर करने। कॉटर ने कहा, मैं यहाँ सैर करने नहीं आई हूँ, समझे। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इन लड़कियों में से नहीं हूँ जो सैर सपाटे करके अपना वक्त ज़ाया करती रहती हैं। लीज़ा ने मुंह बनाकर कहा, मुझे जहाँ जाना था वहाँ से तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता था। कॉटर ने कहा, क्यों नहीं ले जा सकते थे, बोलो। लीज़ा ने इसी तरह सख्त लहजे में कहा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। कॉटर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, क्यों नहीं बता सकते, बताओ क्या बताना चाहते हो। जो भी बात करनी है खुलकर करो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं सच्ची और खरी सुनना पसंद करती हूँ। लीज़ा ने दरश्त लहजे में कहा, मैं एक ऐसी जगह गया था जहाँ औरतों को भेड़ियों की नज़रों से देखा जाता है। ख़ासतौर पर गैर मुल्की गोरी चमड़ी वाली लड़कियों को देखकर इन भेड़ियों की रानें टपक पड़ती हैं। इनका बस नहीं चलता कि वो इस लड़की को चीड़ फाड़ कर खा दें। अब समझ आया तुम्हें। कॉटर ने मुंह बनाकर कहा, दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां औरतों को ऐसी नज़रों से नहीं देखा जाता। लीज़ा ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ ये तो है, लेकिन फिर भी तुम्हारी इज्जत प्यारी है, इसलिए मैं जानबूझकर तुम्हें अपने साथ वहाँ नहीं ले गया था। कॉटर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, क्यों, तुम मुझे से इतनी हमदर्दी कब से हो गई कि तुम्हें मेरी इज्जत की परवाह होने लग गई। लीज़ा ने तनसिया लहजे में कहा, अब तुम ना समझो तो मैं क्या कर सकता हूँ। कॉटर ने कहा, तुम बताओगे नहीं तो मैं कैसे समझूंगी नॉनसेंस। लीज़ा ने मुंह बनाकर कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कॉटर ने गौर से इसकी तरफ देखते हुए कहा, ये कौन सी नई बात है, ये बात तुम पहले भी सैकड़ों बार कह चुके हो। लीज़ा ने इस तरह मुंह बनाते हुए कहा, इस बार मैं किसी और नज़रिए से कह रहा हूँ। कॉटर ने कहा, अच्छा मैं भी तो सुनूं कि इस बार तुम्हारा नज़रिया क्या है। लीज़ा ने उसी तरह तंजिया लहजे में कहा, मैंने सोच लिया है कि इस बार हम जैसे ही मिशन मुकम्मल करके वापस एक्रीमिया जाएंगे मैं शादी कर लूँगा। अब मैं अकेलेपन से बोर हो चुका हूँ। कॉटर ने कहा तो लीज़ा चौंक पड़ी और गौर से उसका चेहरा देखने लगी, जैसे वो ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही हो कि कॉटर की बात में कितनी सच्चाई है। क्या पाकिशिया में कोई लड़की पसंद आ गई है तुम्हें? लीज़ा ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, वो पाकिशिया ही नहीं है। कॉटर ने कहा, तो किसी और मुल्क की होगी जो तुम्हें पाकिशिया में मिल गई होगी। लीज़ा ने मुंह बनाकर कहा, मैं किसी और की नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। कॉटर ने कहा तो लीज़ा यकलख्त उछल पड़ी, मेरी क्या मतलब? लीज़ा ने हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ मैं तुमसे शादी करने का कह रहा हूँ कि अब यहाँ से मिशन मुकम्मल करके वापस जाते ही हम शादी कर लेंगे। कॉटर ने कहा तो लीज़ा आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ यूं देखने लगी जैसे से कॉटर की दिमागी हालत पर शक हो रहा हो। तुम होश में तो हो या ज़रूरत से ज़्यादा चढ़ा कर आए हो? लीज़ा ने कहा, मैंने सुबह से शराब की एक बूंद भी नहीं झकी, इसलिए मैं मुकम्मल तौर पर होश में हूँ। कॉटर ने कहा, हैरत है, फिर तो मुझे फ़ौरन बाहर जाकर देखना पड़ेगा कि आज सूरज किस तरफ से तलू हुआ है। लीज़ा ने कहा, क्यों? कॉटर ने हैरत भरे लहजे में कहा, मुझे इस बात पर हैरत हो रही है कि तुम जैसा संगदिल और करख्त मिजाज ये बात कैसे कर सकता है। मैं पिछले 6 माह से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन तुम हर बार मुझे सिर्फ इनकार कर देते हो और ये कहते हो कि हम सीक्रेट एजेंट हैं और सीक्रेट एजेंटों को किसी तौर पर ऐसे रिश्ते नातों में नहीं बंधना चाहिए जो आने वाले वक्तों में ख़तरे का पेशे खैमा बन जाएं। और आज तुम खुद ये बात कर रहे हो कि इससे तो मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे या तो तुमने ज़रूरत से ज़्यादा शराब पी ली है जो तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गई है, या फिर बाहर की गर्मी ने तुम्हारा दिमाग पिघला दिया है जो तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। लीज़ा ने कहा तो कॉटर बेइख्तियार हंस पड़ा। नहीं ऐसी बात नहीं, मैं इस मामले में पीछे कई माह से सोच रहा हूँ और आज मौका मिल गया तो मैंने दिल की बात तुमसे कह दी। कॉटर ने संजीदा होते हुए कहा, तुम शायद मुझसे कुछ छुपाना चाहते हो इसलिए मुझे इन बातों से बहलाने की कोशिश कर रहे हो। लीज़ा ने कहा, नहीं मैं भला तुम्हें क्यों बहलाऊंगा। कॉटर ने कहा, तो फिर बताओ कहाँ गए थे तुम और इतना वक्त कहाँ गुजार कर आए हो? लीज़ा ने पूछा, मैं इसी डॉक्टर कासिम की तलाश में गया था। एक्रीमिया ने पाकिशियाई हुक्काम को एक मुरासला जारी किया था और कहा था कि डॉक्टर कासिम की तलाश में हमारी मदद की जाए। इस सिलसिले में पाकिशियाई हुकूमत ने मिलिट्री इंटेलिजेंस को डॉक्टर कासिम की तलाशी का काम सौंपा था। मैंने सिफारती ज़राए से वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी सर सुल्तान से बात की, फिर उनके ज़रिए मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पहुंच गया। फिर मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुतल्लिका सेक्शन के जो डॉक्टर कासिम की तलाश कर रहा था इंचार्ज से मिला। उससे मैंने डॉक्टर कासिम के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसने बताया कि उन्होंने डॉक्टर कासिम को हर तरफ सर्च करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक इस बात का इल्म नहीं हो सका है कि डॉक्टर कासिम पाकिशिया पहुंचकर कहाँ रोपोश हो गया। कॉटर ने जवाब दिया, अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस उसे तलाश नहीं कर सके तो फिर हम ऐसे कैसे तलाश करेंगे? लीज़ा ने होंठ सुखेड़ते हुए कहा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमें हॉट वाटर के नए चीफ ने ये मिशन सौंपा है जिसे मुकम्मल करके हमने इस पर साबित करना है कि हम अपने किसी भी मिशन में नाकाम नहीं होते।
और नामुमकिन को भी मुमकिन कर देना चाहते हैं। कॉटर ने जवाब दिया, तो क्या हमें डॉक्टर कासिम की तलाश के लिए पाक एशिया के तमाम इंसानों को चेक करना पड़ेगा? यहाँ करोड़ों लोग बसते हैं, हम किस किस को चेक करते फिरेंगे? लीज़ा ने होंठ चबाते हुए कहा। यही मैं सोच रहा हूँ, कॉटर ने कहा। क्या तुम्हारे पास कोई वे ऑफ एक्शन नहीं है? लीज़ा ने पूछा। फिलहाल तो मेरे पास कोई वे ऑफ एक्शन नहीं है, कॉटर ने कहा। फिर तो अंधेरे में ही टकरे मारने का काम रह जाता है। लीज़ा ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। नहीं, मुझे यकीन है कि कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, कॉटर ने कहा। लेकिन कैसे? लीज़ा ने कहा। एक तरीका है, कॉटर ने कहा। कौन सा तरीका? लीज़ा ने पूछा। इसके लिए मुझे साइफन की खिदमात हासिल करनी पड़ेंगी। वही एक इंसान है जो डॉक्टर कासिम की तलाश में हमारी मदद कर सकता है, कॉटर ने कहा। साइफन? कौन साइफन? लीज़ा ने हैरत से कहा। Like, comment, share, press the bell icon